हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम ये एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें बातें कर रहे हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में टेक्निकल पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसके पहले पार्ट में हमने बातें की कि फार्मा इंडस्ट्री कौन कौन से टाइप के होते हैं, जिसमें हमने बात की फॉर्मुलेशन और एपीआई के बारे में, और हमने वहाँ के जो ओवरऑल इक्विपमेंट के बारे में बात की। अभी हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें बातें करेंगे उसी प्रोस्पेक्ट में और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिपार्टमेंट होता है, हमको पता है कि जो टेक्निकल पर्सन जो होते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंट अंडर मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट में। तो बातें करते हैं कि उसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, जो अगर किसी ने आईटीआई कर रखा है, आईटीआई के वेरियस ट्रेड होते हैं, उसके हिसाब से जो एंट्री लेवल होता है उनका टेक्नीशियन पोस्ट होता है, टेक्नीशियन या ऑपरेटर। टेक्नीशियन में उनको कोई भी एचवीएसी सिस्टम में, अपने ट्रेड के हिसाब से एचवीएसी सिस्टम में, या तो फिर वाटर प्लांट में, या तो कोई पर्टिकुलर कोई मशीन दे दिया उनको, कंप्रेशन मशीन, फिलिंग मशीन, या तो बॉयलर ऑपरेटर, ये सारे वगैरह पोस्ट पे आप एक ऑपरेटर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं और फिर अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखा है, तो आपकी एंट्री जनरली जूनियर ऑफिसर के पोस्ट पे होती है। जूनियर ऑफिसर का पोस्ट होता है एंट्री लेवल का। उसमें अब लगभग 1 से 2 साल या 2.5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप सीनियर ऑफिसर पोस्ट पे जा सकते हैं। जूनियर ऑफिसर से ऑफिसर पे, ऑफिसर जब होंगे तो आपके अंडर में जूनियर ऑफिसर होंगे और टेक्नीशियन होंगे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बैकग्राउंड से। ऑफिसर के ऊपर फिर पोस्ट आता है, वो है सीनियर ऑफिसर का। सीनियर ऑफिसर में वैसे ही 2-3 साल के बाद आप एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के ऊपर आता है सीनियर एग्जीक्यूटिव। सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद असिस्टेंट मैनेजर का, उसके बाद मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर और फिर जीएम। जीएम लगभग टॉप मोस्ट पोस्ट होता है। उसके बाद अगर आप में जो आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं तो एजीएम जा सकते हैं और डायरेक्टर के पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ये हमारी पोस्ट हायरार्की की बात हो गई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हर पोस्ट का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक प्लांट ऑपरेटर के रोल से। तो प्लांट ऑपरेटर जो होता है वो किसी मशीन का एक सिंपल ऑपरेटर होता है। उसको उस मशीन के बारे में हो सके उतनी ज़्यादा वो अपना उनको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप फार्मा में कोई भी मशीन चलाने की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको एसओपी कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते तो सबसे पहले वो आपको एसओपी पे इंडक्शन बेस में आपके सारे एसओपी पढ़वाएंगे, फिर उसका एश्योरेंस लेंगे। तो आपको वो एसओपी पता होने चाहिए, उसके सारे पैरामीटर्स पता होने चाहिए। उसके बाद ही आप वो इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। ये हो गई प्लांट ऑपरेटर के बाद। उसके बाद आप बॉयलर ऑपरेटर हैं, तो बॉयलर में सेम आपको बॉयलर की सबसे पहले एसओपी पढ़वाएंगे। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा बॉयलर कैसे ऑपरेट करना है। आपको सारे उसके जो भी पैरामीटर हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, इनलेट वाटर की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, वाटर कितने लेवल तक होना चाहिए, फ्यूल, अगर बॉयलर जो है वो डीजल ऑपरेटेड बॉयलर है तो आपके जो फ्यूल की इनलेट रिक्वायरमेंट है। फिर जो बॉयलर में कहाँ कहाँ कौन से वाल लगे हुए हैं उसके आउटलेट पे प्लांट में जाने के लिए, तो वो वाल के पोजीशन सारे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको टेम्परेचर और प्रेशर वो सेट करने का वगैरह वो सब आपको पता होना चाहिए। ये है एक बॉयलर ऑपरेटर का काम। उसके अलावा आपको स्टोर के कोऑर्डिनेशन में रहना है। आपके जो भी रिक्वायरमेंट, फ्यूचर के रिक्वायरमेंट है, स्पेयर पार्ट्स के वगैरह, तो ज़रूरत पड़ी तो आपको उनको पहले से ही बता के रखना है कि ये चीज़ हमको रिक्वायरमेंट इसकी हो सकती है आगे। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं एचवेक ऑपरेटर की। एचवेक यानी कि HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आप अगर HVAC के ऑपरेटर हैं तो उसमें जो आपका काम है वो टाइम पे उसकी HVAC की मॉनिटरिंग करते रहनी है। या तो आपके पास BMS सिस्टम रहेगा तो उसमें भी सारे पैरामीटर बताते हैं, और नहीं है तो आपको मैन्युअली सारे HVAC में जाके उसके टाइम पे चेकलिस्ट भरते रहना है कि कितना आरएच और कितना टेम्परेचर है। दूसरा ऑपरेटर का जो काम है वो है
कंप्रेसर पे। तो आप अगर कंप्रेसर ऑपरेट करते हैं तो कंप्रेसर के भी जो टाइम पे उसके चेकलिस्ट पैरामीटर होते हैं वो आपको मॉनिटर करते रहना है हर आवर में या 2 आवर में या 3 आवर में, जिस हिसाब से है। सेम भी जो डीजी होता है, डीजी ऑपरेटर है, उसका भी सेम वही काम है। एटीपी ऑपरेटर जो है वो उनका भी सेम वैसे ही एसओपी के हिसाब से आपको एटीपी समय समय पे चलाते रहना है। उसके जो पैरामीटर हैं बीओडी हो गए, फिर आउटलेट वाटर के हार्डनेस हो गया, पीएच हो गया, ये सब आपको उसके जो एक प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा उस फॉर्मेट में आपको चेकलिस्ट में भरते रहना है कि जब मैंने इतने बजे चेक किया था तो उसका पीएच आउटलेट पे इतना था, ब्लोअर जो है उसका इतना परसेंटेज पे ओपन किया था उसके वाल्व को। ये सब एक ईटीपी ऑपरेटर का काम है। दोस्तों बात करते हैं यूटिलिटी में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। यूटिलिटी में एचवेक सिस्टम रहता है, वाटर सिस्टम, फिर चिलर, बॉयलर, इतने मेनली ये इक्विपमेंट होते हैं। इसके अलावा हाँ कंप्रेसर भी रहता है, तो उसके मेंटेनेंस के बारे में हम सेपरेटली दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो भी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं वो एसओपी के हिसाब से ही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फार्मा में जितना फिजिकल वर्क इम्पोर्टेंट है उतना डॉक्यूमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी हर पर्टिकुलर पीरियड पे ऑडिट होती रहती है, इंटरनल ऑडिट भी होती है, एक्सटर्नल ऑडिट का भी बार बार फेस करते रहना पड़ता है उनको क्लाइंट के हिसाब से। तो उनको सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट चाहिए। इसीलिए आप जब भी किसी फार्मा कंपनी में जाते हैं तो वो आपको एसओपी आपसे पढ़वाते हैं और आपको एश्योरेंस भी लेते हैं कि आपने हाँ ये एसओपी पढ़ लिया है और आपको उसमें सारा चीज़ पता चल गया है। तो आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में जाए तो एसओपी को अच्छे से समझ लें। नहीं समझ में आता है तो आप अपने सीनियर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। दोस्तों ये हमने बात करी मेंटेनेंस की। अब इसके अलावा और भी कौन से वर्क होते हैं वो देखते हैं। तो माइनर लेवल पे कुछ एक्सपांसन का वर्क हो गया, जैसे कि आपको कोई नई जगह पे एयर पॉइंट चाहिए है तो उसके लिए फैब्रिकेशन लाइन एक डालनी पड़ेगी, या तो फिर जो आपको कोई ट्रांसफ़र लाइन है उसमें सपोज करिए कि आपको कोई नई लाइन डालनी है, ट्रांसफ़र जो आप लिक्विड कर रहे हैं उसको दूसरी जगह पे डाइवर्ट करना है, तो वो एक टाइप का हो गया। तो उसके हिसाब से वो जो आपके मैनेजर या तो सीनियर एग्जीक्यूटिव रहेंगे प्लान करके अपने जो फ्री टाइम है या तो जो आपके मेन पावर के हिसाब से वो प्लान करते हैं और उसके हिसाब से वो उसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं। दूसरा है कि जो आपके प्लांट में मेजरिंग इक्विपमेंट है, मेजरिंग इक्विपमेंट जो आपके प्रेशर, टेम्परेचर, आरएच, ये सब जो मेज़र करते हैं उसको वैलिडेट कराते रहना, उनका एक शेड्यूल रहता है। सबसे पहले तो हम ये मेजरिंग इक्विपमेंट को वैलिडेट क्यों कराते हैं। सोचिए दोस्तों आपके पास जो प्रेशर गेज है वो आपका जो है वो 10 बार बता रहा है प्रेशर, तो वो 10 बार ही बता रहा है, उसकी क्या गारंटी है। हो सकता है वो एक्चुअल जो प्रेशर है 12 बार है और आपके प्रेशर गेज में 10 बार बता रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो सप्लाई जा रहे हैं जहाँ पे इक्विपमेंट में वहाँ 12 बार बताएंगे और आपके जो आपके बॉयलर है वहाँ पे आपको 10 बार ही बता रहा है, तो उसमें ये जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से बहुत कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, या तो आपके पूरे का पूरा बैच फेल हो सकता है। उसके लिए क्या है कि जो मेजरिंग इक्विपमेंट है उसको समय समय पे उनके जो शेड्यूल है उसके हिसाब से उसको हम वैलिडेट कराते रहते हैं। तो उसके लिए जो वैलिडेट कराते रहते हैं उसके जो वेंडर आते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वैलिडेशन कराना, उसका वो एक मेंटेनेंस का ही पार्ट हो गया। उसके अलावा कोई जो छोटी इंडस्ट्री है सपोज, तो उनमें जो स्टोर का काम है वो भी मेंटेनेंस के अंदर में ही रहता है। परचेस है वो भी स्टोर मेंटेनेंस का ही एक सब पार्ट रहता है। दोस्तों हमें पता है कि इन्वेंट्री का कितना रोल रहता है। मान लीजिए आपका बॉयलर में सडन कोई प्रेशर गेज डैमेज हो गया या तो वर्क नहीं कर रहा है और आप देख रहे हैं कि आपके पास दूसरा प्रेशर गेज है ही नहीं, तो फिर उस केस में क्या होगा। तो इसीलिए हमें इन्वेंट्री का भी वैल्यू पता होनी चाहिए और हर चीज़ ज़रूरत के हिसाब से स्पेयर में होना चाहिए। प्रॉपर इन्वेंट्री होनी चाहिए, नहीं कि हमने 10-15 प्रेशर गेज ला के पहले से रख दिए जबकि हमें रिक्वायरमेंट है 3-4 की ही। तो उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए और उसके हिसाब से हमारे स्टोर में वो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये स्टोर है वो भी जो मेंटेनेंस है उसका ही
एक सब डिवीज़न हो सकता है, या तो कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें एक सेपरेट ही डिपार्टमेंट हो सकता है उसका स्टोर का। और परचेज़ का भी सेम वे, परचेज़ का भी जो ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं, मतलब जो टेक्निकल परचेज़ की चीज़ें हो गई, वो उसके लिए या तो आपके डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस के अंडर ही हो सकता है, या तो फिर वो एक अलग सेपरेट पार्ट हो सकता है। तो ये हो गए सारे अदर वर्क जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आते हैं। तो दोस्तों मैंने जो भी पोस्ट बताया उसके हिसाब से ऑलमोस्ट जो भी काम होते हैं उनको क्लासीफाई कर दिया है पोस्ट के हिसाब से। और हाँ, मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस पे कह सकता हूँ कि अगर आपको टाइम है तो आप ऑटोकेड सीख लें। ऑटोकेड में ज़्यादा एडवांस सीखने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोकेड 2D ही आपको कंप्लीट आ गया तो भी बहुत है। उसमें अगर ये आपको आता रहेगा तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। कोई भी एरिया मॉडिफिकेशन प्लान है कुछ, तो उसमें सिंपल आपको वेरियस कमांड, आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिसके वीडियो देख के आप ऑटोकेड सीख सकते हैं, तो आप वो सीख लें। और आप अपने रिज्यूम में भी अच्छे से मेंशन कर सकते हैं कि मुझे ऑटोकेड आता है। तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर कोई रोल किसी पोस्ट का अगर मुझे लगता है कि कोई काम छूट गया है तो मैं किसी अगले, अभी इसकी बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है तो दूसरे किसी वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। तो ओके फ्रेंड, कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए और या तो फिर कुछ सजेशन आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, ताकि मैं उसको इंक्लूड करूँ, इम्प्रूव करूँ और अपने अगले वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ।